जय हिंद प्यारे बच्चों। इस लेक्चर वीडियो में हम लोग प्रकाश का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि प्रकाश का अपवर्तन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, जब कोई प्रकाश किरण एक प्रदर्शन माध्यम से दूसरे प्रदर्शन माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्यारे बच्चों, मान लेते हैं कि कोई प्रकाश किरण हवा से पानी में जा रही है। ओके, तो हवा जो है आपका हो गया प्रथम माध्यम और जो आपका पानी है वो हो गया द्वितीय माध्यम। तो क्या होता है कि यह अपने वास्तविक मार्ग से ना जा करके कुछ विचलित हो जाती है और यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। इससे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्यारे बच्चों, जो किरण आती है उसे हम बोलते हैं आपतित किरण। ओके, और जो किरण आपके अपने मार्ग से विचलित हो जाती है उसे हम बोलते हैं अपवर्तित किरण। ओके, और प्यारे बच्चों, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को हम बोलते हैं आपतन कोण और इसे हम आई से व्यक्त करते हैं। तथा अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य जो कोण बनता है उसे हम बोलते हैं अपवर्तन कोण और इसे हम स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। अब प्यारे बच्चों, यहाँ एक सवाल बनता है कि कब प्रकाश किरण विचलित होकर के अभिलंब की ओर झुकेगी और कब प्रकाश किरण विचलित होकर के अभिलंब से दूर हटेगी। तो प्यारे बच्चों, यह दोनों बातें माध्यम पर निर्भर करता है। ओके, तो आइए समझते हैं माध्यम किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश किरणें जिस द्रव्य से होकर के जाती है उसे हम माध्यम कहते हैं। यानी यदि प्रकाश किरण हवा से होकर के जा रही है तो हवा आपका माध्यम हो गया। यदि प्रकाश किरण पानी से होकर के जा रही है तो पानी एक माध्यम हो गया। यदि प्रकाश किरण कांच से होकर के जा रही है तो कांच एक माध्यम हो गया। अब प्यारे बच्चों, जो माध्यम होता है दो प्रकार का होता है। वो माध्यम जिसके कण काफ़ी पास पास होते हैं यानी कि घन होते हैं, तथा दूसरा माध्यम जिसके कण काफ़ी दूर दूर होते हैं उसे हम विरल माध्यम कहते हैं। ओके, यानी कि जिसके कण पास पास होंगे उसे हम सघन माध्यम कहेंगे, जिसके कण दूर दूर होंगे उसे हम विरल माध्यम कहेंगे। अब प्यारे बच्चों, यहाँ सवाल बनता है कि क्या हम एक माध्यम को सघन या विरल कह सकते हैं? तो आइए इसे थोड़ा समझते हैं। यदि प्यारे बच्चों मैं मान लो आपसे कह दूं कि आप हवा और जल में बताइए कि कौन सघन है और कौन विरल है, तो आप डायरेक्ट बता देंगे कि जो हवा के कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, इसलिए यह आपका विरल माध्यम होगा। ओके, वही अगर हम जल की बात करेंगे तो हवा के सफेद इसके कण कहाँ होंगे? नज़दीक नज़दीक होंगे, इसलिए यह आपका सघन माध्यम हो गया। ओके, फिर वही अगर मैं कह दूं आपसे कि जल और कांच में बताइए कि कौन सघन होगा और कौन विरल होगा, आप यहाँ भी आसानी से कह देंगे कि जो जल है इसके कण कांच के सापेक्ष क्या होंगे? दूर दूर होंगे, इसलिए यह विरल होगा। ओके, और जो कांच है जल के सापेक्ष इसके कण कहाँ होंगे? काफ़ी घन होंगे, इसलिए यह क्या होगा? आपका सघन माध्यम होगा। तो प्यारे बच्चों, अभी आपने देखा कि जल के सापेक्ष जो हवा था वो आपका विरल था, सॉरी, और जो कांच था आपका वो क्या था? आपका सघन था। यही जो आपका जल है अब यहाँ पर आकर के यह विरल हो गया। ओके, थोड़ा ध्यान समझिए। हवा के सापेक्ष जल क्या था? आपका सघन था, और वही जल कांच के सापेक्ष क्या हो गया? आपका विरल हो गया। ओके, तो किसी भी माध्यम का सघन होना और विरल होना यह दूसरे माध्यम के ऊपर निर्भर करता है। दोनों को तुलना किया जाता है कि किसके कण पास पास है और किसके कण दूर दूर है। अकेले हम किसी माध्यम को नहीं कह सकते हैं कि यह सघन है या विरल है, क्योंकि अभी आपने देखा एग्जाम्पल में कि एक बार आपका जल जो था हवा के सापेक्ष सघन था और वही जल आपका कांच के सापेक्ष क्या हो गया? विरल हो गया। ओके, अब प्यारे बच्चों, क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से होकर के जाती है तो यह माध्यम के कणों से टकराती है। तो टकराती है तो क्या होता है कि इसके वेग में
कमी हो जाता है। इसलिए यह क्या होती है कि अभिलंब की ओर झुक जाती है। यह अपने वास्तविक मार्ग से न जा करके यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ओके, वही अगर हम बात करें विरल माध्यम में, तो ये जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से होकर के जाती है तो इसके मार्ग में जो कण होते हैं वह नहीं आते हैं, और इसके वेग में क्या होता है कि किसी प्रकार का कोई कमी नहीं होता है। इसलिए क्या होती है कि यह अभिलंब से दूर होकर के चलती है। ओके, आइए इसे हम थोड़ा समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। यदि प्यारे बच्चों हम किसी प्रकाश किरणों को हवा से पानी भेजते हैं तो हमें पता है कि हवा के सापेक्ष जो पानी है इसके कण आपके बहुत ही पास पास हैं, यानी घन है। यानी कि पानी आपका हो जाएगा सघन माध्यम और जो हवा है वो जाएगा आपका विरल माध्यम। तो जब प्रकाश किरण हवा से पानी में जाएगी तो यह पानी के कणों से क्या होगी, टकराएगी, और इसके वेग में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। इसलिए अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ओके, वही अगर हम ठीक इसके उल्टे बात करें, यदि प्रकाश किरण पानी से आपके हवा में जाएगी तो हवा का हो जाएगा आपका विरल माध्यम हो जाएगा। इसके कण आपके दूर दूर फैले हैं, तो यहाँ प्रकाश किरण के वेग में कोई कमी नहीं होगा और यह अभिलंब से दूर होकर के चलेगी। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा कि माध्यम क्या कहते हैं, माध्यम किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, और किस अवस्था में प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुकती है, और किस अवस्था में प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर भागती है। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्यारे बच्चों इसके दो नियम हैं। प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों के तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। यह नियम कुछ प्रकाश के प्रवर्तन के प्रथम नियम के अनुसार ही है। अगर हम द्वितीय नियम की बात करें प्यारे बच्चों, तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण I की ज्या तथा अपवर्तन कोण R की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। अर्थात साइन I बटे में साइन R बराबर का होगा आपका नियतांक होगा। यानी कि अगर हम यहाँ जो लेते हैं आपतन कोण I और यहाँ जो लेते हैं अपवर्तन कोण R, तो हम साइन I लेंगे और साइन R लेंगे, तो इनका जो अनुपात होगा सदैव आपका नियत ही आएगा। ओके, यानी कि यह क्या हुआ कि मान लीजिए कि यदि आप हवा और पानी यानी कि माध्यमों का युग्म यदि आप समान लेते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, और साथ ही साथ जिस रंग का आप प्रकाश किरण डाल रहे हैं, यानी मान लीजिए लाल डाल रहे हैं तो आप लाल ही डालिए, और अलग अलग एंगल पर डाल करके आप चेक करेंगे तो साइन I और साइन R का मान क्या होगा, सदैव ही इक्वल आएगा। यानी कि मान लीजिए कि एक बार मैं आपतित किरण को 75 अंश के कोण पर डालता हूँ, तो यह किरण क्या होती है कि अपवर्तन के पश्चात जो एंगल बनाती है वो आपका हो जाता है 65 अंश। ओके, फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एंगल में बदलाव करते हैं। अब मैं आपतित किरण को डालता हूँ मान लीजिए 55 अंश पर। ओके, अब ये क्या होती है कि अपवर्तन के पश्चात हो जाती है साइन 45 अंश पर। तो दोनों का अगर हम मान निकालेंगे तो ये क्या होंगे, आपस में बराबर ही आएंगे। ओके, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों को समझ में आया होगा कि अगर हम दोनों माध्यमों का युग्म समान रखें, इसमें कोई परिवर्तन ना करें, और जो आपकी आपतित किरण है उसके रंग में भी हम परिवर्तन ना करें, तो उसे अलग अलग एंगल पर हम डाल के देखेंगे तो क्या होगा, वो मान आपका सदैव ही नियत होगा। ओके, थैंक यू प्यारे बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।